मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता के पिछले वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण केस के बारे में डिस्कस किया था कि किस स्थिति में जब यदि समूह में नई फर्मों का प्रवेश होता है तो उस स्थिति में एकाधिकृतात्मक प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कहाँ होगा, या विभिन्न फर्मों के मध्य कीमत प्रतिस्पर्धा हो जाती है तो फर्म का संतुलन कहाँ होगा। और साथ ही हमने इस बात को भी डिस्कशन किया था कि यदि कीमत प्रतिस्पर्धा के साथ साथ नई फर्मों का प्रवेश होता है तो किस प्रकार से एकाधिकृत प्रतियोगिता में संतुलन की बात होगी। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एकाधिकृतात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अतिरेक क्षमता क्या होती है उस पर बात करेंगे। सामान्य रूप से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें प्रत्येक फर्म वस्तु विभेद का उत्पादन करती है। हर फर्म अपने प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली हो सकती है पर उसकी बहुत सारी निकट स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं होती है। तो सामान्यतः इस प्रतियोगिता में किसी भी फर्म को उसका कितना प्रोडक्ट बिकेगा इसके बारे में स्पष्ट और सटीक अनुमान नहीं होता है। इस कारण से इस प्रतियोगिता में प्राय जो फर्में हैं वो एक्सेस कैपेसिटी रखती है, यानी आवश्यकता पड़ने पर वह उत्पादन को बढ़ा भी सकती है और आवश्यकता होने पर उत्पादन को घटा भी सकती है। एक्सेस यानी अतिरेक उत्पादन क्षमता रखती है, यानी फर्म सामान्य रूप से अगर फर्म की डिमांड 2000 प्रति माह की है तो वह ऐसा प्लांट बनाएगी कि प्रति माह प्रोडक्शन 5000 हो जाए। इस प्रकार से वह 3000 प्रोडक्शन अतिरेक क्षमता के रूप में रखती है। एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसका मार्केट में 10,000 बैग प्रति माह बिकता है, पर वह फर्म अगर नया प्लांट लगा रही है तो वह 20,000 बैग प्रति माह बना सके ऐसा प्लांट लगाती है। कहने का तात्पर्य इस प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के द्वारा कुछ अतिरेक उत्पादन क्षमता रखी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ का अध्ययन करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अतिरेक क्षमता क्या होती है। सामान्य रूप से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो पूर्ण प्रतियोगिता से कुछ अलग होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में जो उत्पादन करती है वह जिस स्थान पर औसत लागत न्यूनतम होती है वहाँ पर उत्पादन करती है। पर एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म कई बार न्यूनतम औसत लागत से कम पर उत्पादन कर सकती है और न्यूनतम औसत लागत से अधिक पर भी उत्पादन कर सकती है। तो इस प्रकार से जो फर्म है उसमें अतिरेक क्षमता होती है। तो यहाँ देखिए अतिरेक क्षमता, फर्स्ट देखिए जैसे ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एकाधिकृत प्रतियोगिता है और इसका एवरेज रेवेन्यू। अब जो फर्म है ये फर्म का एवरेज कॉस्ट है। देखिए आप इसको याद रखें, ये एवरेज कॉस्ट नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है, ये इस प्रकार से यहाँ टच हो रहा है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट यहां से जा रहा है। फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो X1 किया जाता है, जबकि दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम होती है वो X2 पर होती है। तो इस प्रकार से ये जो फर्म के पास होती है अतिरेक क्षमता। तो अल्पकाल में देखिए, दीर्घकाल की हम बात कर रहे हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये एवरेज रेवेन्यू है और ये फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू है। ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है और ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट है। एमआर और एमपी यहाँ काटते हैं, ई बिंदु पर फर्म का संतुलन होता है जहाँ फर्म के द्वारा X1 उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादन पर फर्म की औसत लागत और एवरेज रेवेन्यू बराबर है, यानी फर्म को इस समय सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है क्योंकि फर्म के द्वारा एई प्राइस ली जाएगी। तो एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू बराबर है AX1, एवरेज कॉस्ट भी है AX1 और लाभ क्या है, सामान्य। तो यहां देखिए अगर फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में होती है तो फर्म OX2 उत्पादन करेगी क्योंकि दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम इस जगह पर है। यहां देखिए न्यूनतम जो है ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, यहां से हमने न्यूनतम बना दिया लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, ये मिनिमम है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें फर्म देखिए, फर्म औसत लागत न्यूनतम है। अगर फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में है तो फर्म OX2 का उत्पादन करेगी, पर चूंकि फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है अतः ये दीर्घकालीन औसत लागत से कम उत्पादन करती है और ये फर्म OX1 का उत्पादन करती है। अगर वह अपना उत्पादन बढ़ाए तो उसकी लागत और घट सकती है क्योंकि उसको कई प्रकार की पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होगी।
तो जो X1 और X2 है ये फर्म की अतिरिक्त क्षमता, एक्सेस कैपेसिटी होती है। और प्राय जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें हर फर्म के पास ये अतिरिक्त क्षमता होती है। दूसरी हम बात करेंगे चैम्बरलेन की अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता की बात करेंगे। अतिरिक्त जो एक्सेस कैपेसिटी है उसमें दो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक्सेस कैपेसिटी से संबंधित थियरी दी है। पहले हम चैम्बरलेन के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, उसके बाद हम केसल्स की दोहरी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की बात करेंगे। तो फर्स्ट देखिए चैम्बरलेन की अगर पूछ लिया जाए, चैम्बरलेन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जो इकोनॉमिस्ट है, चैम्बरलेन जो इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने मोनोपोली कंपटीशन में जो चैम्बरलेन के द्वारा जो एक्सेस कैपेसिटी की बात की गई है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो यहां देखिए पहली स्थिति यह है कि फर्म का ये प्रत्याशित मांग वक्र है और ये फर्म का बाजार डिमांड कर रहा है। क्लियर? और इस स्थिति में जो फर्म का एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट ये कर्व है और प्रारंभिक संतुलन फर्म का ए बिंदु पर है। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से फर्में सामान्य लाभ ही कमा रही होती है और फर्म का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन होता है X1 या X2 लिख सकते हैं। अब यदि बाजार में नई फर्में प्रवेश करती है तो नई फर्में प्रवेश करती है तो जो फर्म का वास्तविक डिमांड कर्व है वो वास्तविक डिमांड कर्व इस साइड में शिफ्ट होकर डी डैश हो जाता है और नया संतुलन जे बिंदु पर होता है। ये जो डी डिमांड कर्व है ये डी डैश पर हो गया। अब क्या होता है, चूंकि इस प्रतियोगिता में जो बाजार में फर्में काम कर रही है वो बाजार का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करती है, तो ऐसी स्थिति में जब नई फर्में प्रवेश करती है तो उनको बाजार का जो शेयर है वो गिरता हुआ लगता है। तो बाजार में उस स्थिति में चूंकि प्रत्येक फर्म है उसका खुद का उत्पाद एक तरह से मोनोपोली है, तो इस वजह से बाजार में क्या होता है, उनका प्रत्याशित मांग वक्र चेंज होता है और प्रत्याशित मांग वक्र इनका डी डैश हो जाता है। और ये तब तक होता रहता है, तब तक ये जो पुरानी फर्म है उनका उत्पादन तब तक घटता रहता है जब तक कि सामान्य लाभ की स्थिति में नहीं आ जाए। तो नई परिस्थिति में जो स्थिति होती है वो नई परिस्थिति में X1 पर होता है। यानी क्या है, पहले फर्म का देखिए वास्तविक डिमांड कर्व और प्रत्याशित डिमांड कर्व ए बिंदु पर था और ए बिंदु पर ही फर्म का लॉन्ग एवरेज कॉस्ट था। तो इस स्थिति में फर्म के द्वारा OX2 उत्पादन किया जाता था। अब बाजार में नई फर्में प्रवेश करती है, नई फर्में प्रवेश करती है तो फर्म का बाजार मांग वक्र डी डैश पर आ जाता है और तब तक नई फर्में प्रवेश करती रहती है जब तक कि वह सामान्य लाभ की स्थिति में नहीं आ जाए। तो नई परिस्थिति में जे बिंदु पर संतुलन होता है, यहाँ पर भी एवरेज कॉस्ट होता है उतनी प्राइस ली जाती है, यहाँ पर भी एवरेज होता है उतनी प्राइस ली जाती है। जब बाजार में नई फर्में प्रवेश करती है और जो पुरानी फर्में जो काम कर रही है उनका हर एक का एक प्रोडक्ट होता है। जैसे लक्स साबुन वाला है, उसके किसी व्यक्ति को लक्सी लेनी है तो वो किसी भी रेट पर लक्सी लेगा, किसी को पियर्सी पसंद है तो वो पियर्सी लेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पुरानी फर्में हैं जिनका बाजार में एक बहुत बड़ा भाग होता है उनका जो प्रत्याशित डिमांड कर्व है वो डी से चेंज होकर डी डैश हो जाता है और नई परिस्थिति में ये जो संतुलन ए से जे बिंदु पर चला जाता है। तो फर्में पहले OX2 उत्पादन कर रही थी, अब सारी जो पुरानी फर्में है वो X1 उत्पादन कर रही है। तो जो X1 X2 है वो फर्मों ने उत्पादन कम किया है पर उनके पास स्थिर साधन तो पहले से ही अवेलेबल है। स्थिर साधन की वजह से वो चाहे जब भी X1 को उत्पादन को X2 में बदल सकती है। तो ये चैम्बरलेन के अनुसार फर्मों के पास चैम्बरलेन की अतिरिक्त क्षमता, तो इस प्रकार से चैम्बरलेन का मानना था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें प्रत्येक फर्म के पास एक अतिरिक्त क्षमता होती है, क्योंकि बाजार में जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन होने की वजह से उन फर्मों का उत्पादन घट जाता है। पर उत्पादन घटने के बावजूद उनके पास स्थिर साधन होते हैं, भवन होता है, मशीन होती है, जब चाहे वह उत्पादन को बढ़ा सकती है। तो ये जो अतिरिक्त क्षमता होती है वो चैम्बरलेन ने इन्होंने कहा था। तीसरी जो इसमें अतिरिक्त क्षमता की बात होती है वह केसल्स की अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत।
जिसको हम बोलते हैं केसल्स की दोहरी अतिरेक क्षमता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, केसल्स की दोहरी अतिरेक क्षमता का सिद्धांत। केसल्स के द्वारा भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जो एक्सेस कैपेसिटी है उसके बारे में विचार दिया गया। उनका ये मानना था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म के पास दो तरह की अतिरेक क्षमता होती है। एक वह अतिरेक क्षमता होती है जो शॉर्ट एवरेज कॉस्ट उसका न्यूनतम होता है और वास्तव में फर्म जहाँ उत्पादन करती है वो अतिरेक क्षमता होती है। और दूसरी, अगर दीर्घकाल में फर्म को उसी व्यवसाय में बना रहना है तो उसके पास और कैपेसिटी होती है कि वह उस लागत को कम कर सके। तो ये जो केसल्स ने दिया था इसको बोलते हैं दोहरी अतिरेक क्षमता का सिद्धांत। ये देखिए, एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर। अब देखिए, ये फर्म जो है ये फर्म का लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है। और ये फर्म का जो है शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। देखिए, इसको कैसे करना है, इसको चेक करना है आपको। देखिए कैसे बनाना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और ये फर्म का शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट न्यूनतम यहाँ है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट न्यूनतम यहाँ है। अब देखिए, ये फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू, ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और ये फर्म का लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, फर्म के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है ए बिंदु पर, जहां फर्म के द्वारा X1 उत्पादन किया जा रहा है और प्राइस P1 रखी जा रही है और फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। यदि अल्पकाल में फर्म के द्वारा पूरी कैपेसिटी को यूज किया जाए तो फर्म का उत्पादन होगा ए डैश बिंदु पर, जहां फर्म अल्पकाल में X2 उत्पादन करेगी। यानी क्या है, फर्म के द्वारा चूंकि बहुत सारी फर्में मार्केट में काम कर रही है तो प्रत्येक फर्म का एक छोटा भाग मार्केट में होता है। तो फर्म अगर अल्पकाल में भी अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे, जो भी उसके पास साधन है, तो उसका जो उत्पादन होगा वो ई बिंदु पर होगा। पर चूंकि बहुत सारी फर्में हैं, अगर फर्म इतना उत्पादन करती है तो बाजार में बिक नहीं पाता है। तो इस कारण से ये क्या करती है, जो शॉर्ट एवरेज कॉस्ट का गिरता हुआ भाग होता है वहां पर उत्पादन करती है। तो यहाँ फर्म के अल्पकालीन जो उत्पादन है उसमें फर्म को X1 X2 की अतिरेक क्षमता पाई जाती है। यही फर्म दीर्घकाल में यदि नई तकनीक का प्रयोग करती है, बड़े प्लांट का यूज करती है, तो दीर्घकालीन औसत लागत इसकी न्यूनतम होती है ये F बिंदु पर, जहां X3 उत्पादन कर सकती है। तो इस केसल्स के अनुसार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म के पास दो तरह की अतिरिक्त क्षमता होती है। एक अल्पकालीन औसत लागत न्यूनतम होती है जो कि X1 X2 है, ये फर्म की अतिरिक्त क्षमता है। अगर अल्पकाल में जितना वो प्रोडक्शन कर सकती है, यदि सारा का सारा बिक जाए, तो ऐसी उत्पादन क्षमता फर्म के पास होती है जो कि X1 X2 होती है। और दीर्घकाल में चूंकि फर्म उसमें एक्सपीरियंस्ड फर्म होती है तो उसकी दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम होती है। उत्पादन करते करते उसको कई प्रकार की पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होने लगती है। तो दीर्घकालीन जो उत्पादन क्षमता है वो X3 होती है। इस प्रकार से एक फर्म के पास दो प्रकार की अतिरिक्त क्षमता होती है। अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत केसल्स के द्वारा दिया गया था। उन्हीं के नाम के आधार पर इसे केसल्स के दोहरी अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से शॉर्ट एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होती है। वहाँ भी एक मोनोपोलिस्टिक फर्म जो होती है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो फर्म होती है उसके पास एक एक्सेस कैपेसिटी होती है और दूसरी कैपेसिटी दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम पर हो सकती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें अतिरिक्त क्षमता होती है। सामान्य अतिरिक्त क्षमता की हम बात करी, फिर हमने चैम्बरलिन की अतिरिक्त क्षमता की भी बात करी और साथ ही केसल्स की दोहरी अतिरिक्त क्षमता की भी बात करी। तो यदि अतिरिक्त क्षमता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसका आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।